वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है आज हमारी एनवायरमेंटल साइंस में बायोडायवर्सिटी की। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि जैव विविधता क्या होती है और इसके कितने प्रकार होते हैं। इसको आज जानने का हम प्रयास करेंगे। देखिए भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे PCS हो, BEO हो या फिर RO हो, तो आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर पूरा का पूरा GS आपको विधिवत तरीके से प्रतिदिन की क्लासेस चलाकर सप्ताह में 7 दिन आपको कराया जा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जैव विविधता क्या होती है। संरक्षण तो बाद में देखा जाएगा। जैव विविधता को समझो आप क्या है। जैव विविधता जैसे आप ऐसे समझिए कि भैया किसी भी क्षेत्र में कितने प्रकार के जीव जंतु और कितने प्रकार के पेड़ पौधे वहाँ पाए जा रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं साथियों सामान्य रूप से जैव विविधता। जैसे आप एक जंगल का उदाहरण लो, ठीक है, कोई जंगल है। अब आप उस जंगल में देखते हैं कि उस जंगल में उत्पादक भी हैं। उत्पादक मतलब हरे पेड़ पौधे, घास हैं। फिर प्राथमिक उपभोक्ता भी हैं। वो हिरन हो सकता है, वो गाय हो सकती है, वो बकरी हो सकती है। फिर उनको खाने वाले द्वितीयक उपभोक्ता भी हैं, ठीक है, सियार वगैरह या सांप वगैरह। और फिर उनको खाने वाले तृतीयक उपभोक्ता भी हैं, उच्च मांसाहारी है, जैसे आपका मोर हो गया या शेर हो गया या गिद्ध है। तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी व्यवस्थाओं को प्रकृति ने बनाया है। प्राथमिक उपभोक्ता हैं, द्वितीयक उपभोक्ता हैं, तृतीयक उपभोक्ता हैं। अब जब तक ये अपनी प्राकृतिक अवस्था में बने रहते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, मानवीय हस्तक्षेप के कारण जैव विविधता गड़बड़ हो जाती है, तो उससे समस्याएं आती हैं। जैसे अगर हम जैव विविधता को और अच्छे समझना चाहें तो एक जंगल से आप इसे समझिए। अब जंगल में आप देखो, जंगल में एक हिरन भी है, ठीक है। अब आप इमेजिन करो कि अगर जंगल में हिरनों की संख्या कम हो जाए और शेरों की संख्या बढ़ जाए साहब, तो क्या स्थिति होगी। अब आप इमेजिन करिए जंगल में सब शेर है, तो अगर जंगल में सब शेर हो जाएंगे तो शेर फिर खाएगा किसको। कोई सोचने वाली बात है कि नहीं। अभी मान लीजिए जंगल में सब शेर है तो शेर फिर शिकार किसका करेगा, तो हिरनों की संख्या कम हो जाएगी, ठीक है। अगर हिरनों की संख्या कम है और शेर ज़्यादा है तो स्थिति क्या आएगी, तो स्थिति ये आएगी कि शेर फिर खाएंगे किसको। अब हिरन अगर होंगे ही नहीं तो शेर फिर किसको खाएंगे। अब जंगल में जो चीज़ उपलब्ध होगी उससे खाया जाएगा। अब जंगल में शेर ही ज़्यादा है, हिरन है ही नहीं, तो शेर फिर क्या करेंगे, शेरों का ही शिकार प्रारंभ कर देंगे और शेर एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे। और जब एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे तो इससे शेरों की संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और शेरों की संख्या कम होती चली जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। अंत में स्थिति ये आ जाएगी कि शेरों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा और अंत में एक शेर रह जाएगा, बस बाकी सारे शेर खा लिए जाएंगे और ये जो एक शेर रह जाएगा ये भूख से मर जाएगा क्योंकि इसके पास खाना नहीं होगा। तो आप ये देखिए कि हिरनों का होना शेर के लिए कितनी आवश्यक चीज़ है, कितने महत्वपूर्ण है हिरन शेर के लिए, या वो सारे प्राणी जिनका शेर भक्षण करता है वो शेर के लिए कितने जरूरी है। अगर वो प्राणी नहीं होंगे तो फिर शेर का जीवन भी खतरे में आ जाएगा। यानी शेर का जीवन कहीं ना कहीं इन प्राथमिक उपभोक्ताओं के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर जंगल में हिरन बने रहेंगे, गाय भैंस बकरी बने रहेंगे, तो शेर भी फलते फूलते रहेंगे। यानी आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे नहीं बना रहे। इसी को जैव विविधता कहते हैं। यानी अगर हम नेचर में देखेंगे तो नेचर ने प्रत्येक चीज़ को दूसरे के ऊपर आश्रित किया है और इससे इनका बैलेंस बना रहता है। अब आप इमेजिन करो कि अगर शेर कम हो जाए, हिरन ज़्यादा हो जाए तो भी गड़बड़ है। तो हिरनों की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो वो समस्या खड़ी करेगी फिर अन्य प्राणियों के लिए, क्योंकि जब हिरन ज़्यादा हो जाएंगे तो वो फिर जो है पेड़ पौधों को ज़्यादा खाएंगे तो वहाँ भी दिक्कत आएगी। तो शेर क्या कर रहा है, शेर हिरनों को खा रहा है, इससे हिरनों की संख्या भी नियंत्रित है और शेर इतने हिरनों को खा रहा है जिससे उसका पेट भर जाए तो शेर भी जिंदा रहेगा। इसी को ये जो आपसी में ये जो हम कह रहे हैं कि ये जो सहचारिता का सिद्धांत है कि एक दूसरे से लोग जुड़े हुए हैं, इसी को हम कहते हैं जैव विविधता। तो आपको समझ में आया होगा जैव विविधता हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो जैव विविधता को अगर हम समझें तो जैव विविधता क्या है। जैव विविधता है किसी भी एक क्षेत्र में निवास करने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु तथा पेड़ पौधों की संख्या को ही हम कहते हैं विविधता। अगर जंगल में एक ही तरीके के पेड़ हो जाएंगे या एक ही तरीके के जीव जंतु हो जाएंगे तो ये जंगल के लिए भी नुकसानदायक है और स्पेशली उस व्यक्ति या उस जीव जंतु या उस पौधे के लिए भी नुकसानदायक है जिसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। और इससे एनवायरनमेंट में क्या होता है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है, ध्यान रखना। तो आपको समझ में आया होगा कि जैव विविधता हमारे लिए
क्यों महत्वपूर्ण है? अब जरा बेसिक फैक्ट है, इनको पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है पृथ्वी पर लगभग 99% प्रजातियां जो धरती पर रहती थी वो विलुप्त हो चुकी हैं आज के समय में। आज के समय में धरती पर नहीं है। और औसत अगर हम एक प्रजाति का जीवन काल देखें धरती पर तो वो होता है 10 से लगभग 40 साल, मतलब 10 लाख से 40 लाख साल तक का उसका एक औसत जीवन वर्ष रहता है, उसका जीवन काल रहता है जब तक वो धरती पर रहती है। तो आज के समय में जो प्रजातियां हमें दिखाई दे रही हैं वो केवल 1% है, यानी 99% जातियां आज के समय में विलुप्त हो चुकी है। अब आगे देखिए, पृथ्वी पर जैव विविधता एक जैसी नहीं है। अब कहीं पर ये बहुत अच्छी है, कहीं पर कम है। तो कहाँ अच्छी है? तो देखो ये हमारी पृथ्वी है, यह भूमध्य रेखा। तो यहाँ पर आपको जैव विविधता सबसे ज़्यादा मिलेगी, सबसे ज़्यादा। क्यों मिलेगी? क्योंकि ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। गर्मी ज़्यादा पड़ने से यहाँ बारिश ज़्यादा होती है। ज़्यादा बारिश है और ज़्यादा गर्मी है तो पौधों के लिए बढ़ने का अवसर मिलता है, तो यहाँ पर जैव विविधता आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाओगे, चाहे तो नॉर्थ पोल चाहे साउथ पोल, तो गर्मी की मात्रा कम होती जाएगी, और गर्मी की मात्रा कम होती जाएगी तो पानी कम बरसेगा, और पानी कम बरसेगा तो फिर जैव विविधता भी कम होगी यहाँ पे। तो ध्यान रखना, ध्रुवों पर जैव विविधता सबसे कम होती है और भूमध्य रेखा पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा होती है। वही चीज़ यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है ना? हाँ वही है। देखिए हम ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ जाते हैं तो जैव विविधता कम होती है, और भूमध्य रेखीय या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जाएंगे तो जैव विविधता बढ़ती है। ठीक है, अब देखो जैव विविधता के बेसिकली 3 स्तर होते हैं, लेकिन इनमें हमारे काम के 2 ही हैं। पहला होता है आनुवंशिक जैव विविधता, दूसरा होता है प्रजाति जैव विविधता, और तीसरा होता है परितंत्रीय जैव विविधता, यानी इकोसिस्टम डायवर्सिटी, स्पीसीज डायवर्सिटी और जेनेटिक डायवर्सिटी। इनको भी जरा देख लो क्या है ये। पहला है आनुवंशिक जैव विविधता यानी जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। लिखा हुआ है जीवन निर्माण के लिए जीन एक महत्वपूर्ण इकाई है। ठीक है, किसी प्रजाति में जीन की विविधता ही आनुवंशिक जैव विविधता है। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं। मानव आनुवंशिक रूप से होमो सैपियंस प्रजाति से संबंधित है, जिसमें कद, रंग और अलग दिखावट जैसे शारीरिक लक्षणों में काफ़ी भिन्नता है। इसका कारण आनुवंशिक विविधता है। यानी अगर विभिन्न प्रजातियां जो एक जैसी दिख रही हैं, लेकिन उनमें जो विविधता पाई जा रही है, अब जैसे इंसान है, इंसान की प्रजाति तो एक ही है, हम इंसान है, हमारी एक ही प्रजाति है ये, लेकिन प्रत्येक इंसान एक जैसा नहीं है ना भाई। हर इंसान का चाल ढाल, रंग रूप, उसके बालों का रंग, उसकी आंखों का रंग, ये अलग अलग है। तो ये जो इंसानों में विविधता पाई जा रही है, प्रजाति एक ही है इंसान, हम सब होमो सैपियंस है, लेकिन होमो सैपियंस में भी आप देखेंगे प्रत्येक इंसान अलग अलग है। सबकी आंखों का रंग आपको जो है चेंज मिलेगा, सबके फिंगरप्रिंट आपको अलग अलग मिलेंगे, सबका डीएनए अलग अलग मिलेगा। तो जो जीन स्तर पर ये जो बदलाव आ रहा है कि सबकी लंबाई एक जैसी नहीं है, सबका रंग एक जैसा नहीं है, सबकी शारीरिक बनावट एक जैसी नहीं है, तो इसमें जो विविधता आ रही है इसी को हम बोलते हैं आनुवंशिक जैव विविधता। समझ में आया ना? दूसरी होती है प्रजाति जैव विविधता। प्रजाति जैव विविधता का मतलब क्या है कि जो जीव है वो तो एक ही हो, लेकिन उसकी प्रजातियां अलग अलग हो। जीव एक ही है लेकिन उसकी प्रजातियां अलग अलग हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में पाई जा रही हैं। तो एक जीव की जो भिन्न भिन्न प्रजातियां पाई जा रही हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनमें जो विविधता पाई जाती है उसे बोलते हैं प्रजातीय विविधता। जैसे प्रजातियों की अनेक रूपता को बताती है प्रजाति विविधता। यह किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या से संबंधित है। प्रजातियों की विविधता उनकी समृद्धि, प्रकार और बहुलता से आंकी जाती है। कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की संख्या अधिक होती है तथा कुछ में कम। जिन क्षेत्रों में प्रजाति की विविधता अधिक होती है उन्हें हॉटस्पॉट कहा जाता है। यानी प्राणी एक ही हो लेकिन उसकी प्रजातियां बहुत सारी हो, अलग अलग जो है प्रजाति के जीव जंतु वहां पर पाए जा रहे हों। ठीक है ना? तो इसको हम बोलते हैं प्रजाति विविधता। और जहां पर बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं उसे हम कहते हैं हॉटस्पॉट। ध्यान रखना। तो ये आज हमने समझा कि जैव विविधता क्या होती है और जैव विविधता हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। काफ़ी लंबा टॉपिक है जैव विविधता, 3-4 दिन चलेगा ये आराम से। तो इसके छोटे छोटे टॉपिक बांट के हम इसको पढ़ लेंगे। ठीक है साथियों, तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों, सब्सक्राइबर कम है इसके। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। और अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं जो कि PCS, BEO और RO परीक्षा के लिए चल रहे हैं, तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।